क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं जैसा सोचता हूं वैसा क्यों सोचता हूं? मेरे अंदर की अच्छाई या बुराई, क्या वो मेरी है या किसी और की चाल? अब सोचिए, क्या हो अगर आपकी हर भावना, प्यार, नफरत, ईर्ष्या, त्याग, सब कुछ एक अदृश्य शक्ति चला रही हो। ऐसी शक्ति जो न तो धर्म है न संस्कार, बल्कि आपके अंदर के जीन हैं, जो खुद को जिंदा रखने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। रिचर्ड डॉकिंस की द सेल्फिश जीन एक ऐसी किताब है जो हमें यह बताती है कि हम इंसान असल में हैं क्या, सोचने वाली आत्माएं या जीन की बनाई हुई सर्वाइवल मशीन्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपका प्यार कहीं आपके ही अंदर छुपे सेल्फिश जीन का हिस्सा तो नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपको अंदर से हिला सकती है। 1. जीन क्या है? जीन हमारे शरीर की सबसे छोटी सूचना इकाई होती है। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम चलाने के लिए कोड होता है, वैसे ही हमारे शरीर को बनाने और चलाने का कोड जीन में होता है। हर जीन डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा होता है। डीएनए एक लंबी रस्सी जैसी संरचना है जिसमें लाखों करोड़ों जीन जुड़े हुए होते हैं। यही जीन तय करते हैं कि आपके बाल किस रंग के होंगे, आपकी आंखें कैसी दिखेंगी, आपकी लंबाई क्या होगी और आपका शरीर कैसे काम करेगा। जीन हमें माता पिता से मिलते हैं, आधे जीन मां से और आधे पिता से। आपके शरीर के हर सेल में यही जीन होते हैं। हर बार जब शरीर की नई कोशिकाएं बनती हैं या अगली पीढ़ी आती है, तब ये जीन कॉपी होते रहते हैं। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं, हम असल में अपने जीन को आगे बढ़ाने का माध्यम है। मतलब जीन खुद को आगे पहुंचाने के लिए हमें बनाते हैं, चलाते हैं और हमारी गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। इसलिए उन्होंने इन्हें सेल्फिश कहा, क्योंकि जीन की सबसे बड़ी कोशिश यही रहती है कि वो कैसे भी करके जिंदा रहें और अपनी कॉपी बनाते जाएं। उदाहरण के लिए, अगर किसी जीन में ऐसा गुण है जिससे इंसान ज्यादा स्वस्थ और ताकतवर बनता है, तो वह इंसान ज्यादा समय तक जिंदा रहेगा और अपनी संतान पैदा करेगा। इससे वही जीन और ज्यादा फैलेंगे। इस तरह जीन अपनी सफल कॉपियों को आगे भेजने की दौड़ में लगे रहते हैं। यही वजह है कि जीन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर और व्यवहार की अदृश्य निर्देश पुस्तिका है। 2. सेल्फिश क्यों कहा? सोचिए, आप किसी जंगल में हैं। हर पेड़, हर जानवर और हर कीड़े का सिर्फ एक ही मकसद है, जिंदा रहना और आगे बढ़ना। अब सवाल उठता है, ये सब क्यों हो रहा है? क्यों एक बीज बड़ा पेड़ बनना चाहता है? क्यों जानवर अपने बच्चों की रक्षा करता है? क्यों इंसान अपने लिए सबसे अच्छा जीवन चाहता है? रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं, इसका असली जिम्मेदार जीन है। यहां सेल्फिश शब्द का मतलब यह नहीं कि जीन आपके दुश्मन हैं या कोई बुरी ताकत है। असल में सेल्फिश का मतलब है जीन खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन तरीका अपनाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया कि इंसान अक्सर अपनी फैमिली को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं? क्यों हम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं? क्यों किसी अजनबी की बजाय अपनों के लिए हम ज्यादा संघर्ष करते हैं? क्योंकि जिन लोगों में आप जैसे ही जीन हैं, उन्हें बचाने से आपके ही जीन का भविष्य सुरक्षित होता है। इसे ही सेल्फिश जीन का सिद्धांत कहा जाता है। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए जंगल में 2 खरगोश रहते हैं। पहला खरगोश हमेशा सतर्क रहता है, छुपता है और अपनी जान बचाता है। दूसरा खरगोश लापरवाह है। कौन ज्यादा जिंदा रहेगा और अपनी संतान पैदा करेगा? पहला खरगोश। इसका मतलब सतर्कता वाला जीन ज्यादा फैलता जाएगा, इसलिए धीरे धीरे खरगोशों की आबादी में सतर्कता वाले जीन ज्यादा हो जाएंगे। यही सेल्फिश का असली मतलब है। हर जीन का सबसे बड़ा मकसद है खुद को कॉपी करना और अगले शरीर में भेज देना। बाकी सब, जैसे भावनाएं, रिश्ते, संघर्ष, ये इसी कोशिश का हिस्सा हैं। क्या इसका मतलब है कि हमारी भावनाएं भी सिर्फ जीन का खेल हैं? क्या प्यार, नफरत, दोस्ती सब सिर्फ एक जीन की रणनीति है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहिए। 3. सर्वाइवल मशीन्स। कल्पना कीजिए कि आप एक रोबोट हैं। आपका पूरा सिस्टम सोचने से लेकर काम करने तक किसी प्रोग्राम से कंट्रोल होता है। अब सोचिए, वह प्रोग्राम कौन चला रहा है? रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं, हमारे अंदर वह प्रोग्राम जीन चला रहे हैं। यानी हमारा शरीर सिर्फ एक मशीन है, एक सर्वाइवल मशीन, जिसका असली मकसद उन जीन को सुरक्षित रखना और आगे बढ़ाना है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कछुआ पैदा होता है। उसके डीएनए में हजारों लाखों जीन होते हैं। जैसे ही वह बड़ा होता है,
उसके शरीर में ऐसे स्वभाव बनने लगते हैं जैसे शिकार से बचना, खाना ढूंढना, अंडे देना। ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। ये सब जीन की रणनीति है कि उनका वाहन, व्हीकल यानी कछुए का शरीर जिंदा रहे। इंसानों के लिए उदाहरण, हमारे डर, लालच, प्यार, गुस्सा सब हमारी जीन की प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। डर हमें खतरे से बचाता है, प्यार हमें एक परिवार बनाने के लिए प्रेरित करता है, गुस्सा हमें दूसरों से मुकाबला करने में ताकत देता है। इन सब का अंतिम उद्देश्य है जीन की सुरक्षा और कॉपी। क्या इसका मतलब यह हुआ कि हमारी आत्मा, स्वतंत्र इच्छा या पसंद भी बस एक जीन की चाल है? क्या हम असल में खुद के मालिक हैं या सिर्फ अपने जीन की कठपुतली? डॉकिंस का तर्क यही है। हमारी सर्वाइवल मशीन इतनी जटिल है कि हमें लगता है हम आजाद हैं, लेकिन असल में हमारे सारे व्यवहार और फैसले कहीं ना कहीं उसी अदृश्य प्रोग्राम से निकलते हैं। एक और उदाहरण, अगर कोई जानवर अपने बच्चों के लिए अपनी जान खतरे में डालता है तो यह भी एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बच्चों में उसके जीन होते हैं। उनको बचाने का मतलब अपनी ही जीन को भविष्य में भेजना। यानी हमारा शरीर एक स्मार्ट मशीन है, मशीन का मकसद जीन की सेवा करना। 4. एल्ट्रुइज्म का रहस्य। सोचिए, एक हिरण का बच्चा शिकारी के सामने फंस जाता है, तभी उसकी मां अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर बच्चे को बचाने जाती है। क्यों? क्या मां हिरण को पता है कि उसे अपने जीन की रक्षा करनी है? नहीं। लेकिन डॉकिंस कहते हैं उसका यह साहसिक व्यवहार भी उसके जीन का हिस्सा है। अल्ट्रुइज्म क्या है? अल्ट्रुइज्म यानी निस्वार्थ मदद करना, ऐसा काम जिसमें आप अपनी सुरक्षा या फायदों की परवाह किए बिना किसी और की मदद करते हैं। इंसान और जानवर दोनों में यह व्यवहार खूब मिलता है। लेकिन सवाल उठता है, अगर जीन सेल्फिश हैं तो वे हमें दूसरों की मदद क्यों करने को कहते हैं? इसका जवाब है किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन का मतलब हम अक्सर उन्हीं की मदद करते हैं जो हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं। क्यों? क्योंकि रिश्तेदारों में हमारे जैसे ही जीन होते हैं। जब आप भाई बहन, बच्चों या माता पिता की रक्षा करते हैं तो असल में आप अपने ही जीन के कॉपी को बचा रहे होते हैं। एक आसान उदाहरण, अगर आपकी बहन मुश्किल में है तो आपके मन में उसकी मदद करने की प्राकृतिक इच्छा पैदा होती है, क्योंकि आपकी बहन में आपके जीन का बड़ा हिस्सा मौजूद है। अगर वह सुरक्षित रहती है तो आपके जीन भी आने वाली पीढ़ियों में फैलने के ज्यादा मौके पाते हैं। इसी को डॉकिंस ने किन सिलेक्शन कहा, यानी अपने जैसे जीन वालों की मदद करना। अब जरा रुक कर सोचिए, जब आप अपने परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होते हैं तो क्या यह सच में प्यार का जज्बा है या आपके जीन की चालाक रणनीति? क्या हमारी भावनाएं भी जीन का प्रोग्राम है? क्या इंसान का प्यार भी विज्ञान की एक स्क्रिप्ट है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आगे भी वीडियो में बने रहिए। एक और उदाहरण, जानवरों की दुनिया से चींटियों में कुछ वर्कर चींटियां कभी प्रजनन नहीं करती। वे रानी चींटी और उसके बच्चों की पूरी जिंदगी सेवा करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रानी चींटी के बच्चों में उनके ही जीन होते हैं। वर्कर चींटियों की मेहनत का असली फायदा उनके जीन को ही होता है। यही कारण है कि एल्ट्रुइज्म यानी दूसरों की मदद करना भी असल में सेल्फिश जीन का हिस्सा है। 5. रेप्लिकेटर्स और म्यूटेशंस। आपने कभी कॉपी पेस्ट किया है? जब आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो अक्सर वह बिल्कुल वैसा ही चिपकता है। लेकिन सोचिए, अगर हर बार कॉपी करने पर उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ जाए, कभी एक शब्द बदल जाए, कभी कोई लाइन जुड़ जाए, कुछ वैसा ही होता है हमारे जीन के साथ। क्या होता है रेप्लिकेटर? रिचर्ड डॉकिंस के अनुसार जीन एक रेप्लिकेटर है, यानी ऐसा तत्व जो खुद को कॉपी कर सकता है। हर बार जब कोई जीव पैदा होता है तो जीन खुद की कॉपी बनाते हैं और अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें मां बाप के जीन की नकल होती है, लगभग हूबहू कॉपी। लेकिन हर बार ये कॉपी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, और यहीं से आता है अगला पहलू, म्यूटेशन, जब कॉपी में फर्क आता है। कभी कभी कॉपी करते समय जीन में छोटा सा बदलाव आ जाता है, इसे कहते हैं म्यूटेशन। ये बदलाव कभी फायदेमंद होते हैं, कभी नुकसानदायक और कभी बिल्कुल बेअसर। लेकिन यही छोटे छोटे बदलाव हजारों सालों में बड़ी बड़ी प्रजातियों का फर्क बनाते हैं। उदाहरण, किसी चिड़िया के पंख में थोड़ा बदलाव हुआ जिससे वो ज्यादा तेज उड़ने लगी। अब वो शिकार से बच गई और उसके जीन ज्यादा फैलने लगे।
धीरे धीरे ऐसी चिड़िया की नस्ल विकसित हो गई जो तेज उड़ान भरती है। यही है एवोल्यूशन, यानी विकास। क्या कभी आपने सोचा कि आप अपने परिवार में सबसे अलग क्यों सोचते हैं? शायद आप ज्यादा संवेदनशील हैं, या ज्यादा जिद्दी, या कुछ और। हो सकता है यह भी किसी छोटे जेनेटिक म्यूटेशन का असर हो। मतलब आपका यूनिक होना एक एवोल्यूशनरी घटना हो सकती है। तो अगली बार जब कोई कहे तू सबसे अलग है, तो जवाब देना, एवोल्यूशन ने खास बनाया है। म्यूटेशन और क्रिएटिविटी का रिश्ता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे नए विचार, नई सोच और रचनात्मकता का आधार भी कुछ हद तक माइक्रो म्यूटेशन में हो सकता है। यानी हमारी सोच में जो नयापन है वो भी हमें जीन के बदलाव से मिल सकता है। नतीजा, हर बार जब कोई जीव पैदा होता है तो उसकी जीन एक कॉपी मशीन की तरह काम करती है। लेकिन जैसे ही उस कॉपी में थोड़ा सा फर्क आता है, दुनिया में कुछ नया पैदा होने लगता है, और यही म्यूटेशन का जादू आगे चलकर बनाता है नई प्रजातियां, नई क्षमताएं और एक नई दुनिया। 6. मीम की अवधारणा। जब आप मीम शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? कोई मजेदार फोटो, सोशल मीडिया पर वायरल जोक्स? लेकिन असल में मीम शब्द का जन्म हुआ था एक वैज्ञानिक सोच से। रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब द सेल्फिश जीन में बताया कि जैसे जीन शरीर में कॉपी होते हैं, वैसे ही विचार, संस्कृति और व्यवहार भी एक दूसरे से कॉपी होते हैं। उन्हीं कॉपी होने वाले विचारों के यूनिट्स को उन्होंने कहा मीम। मीम हास मानसिक वायरस। डॉकिंस कहते हैं मेम्स हमारे दिमाग के अंदर मेंटल जीन्स की तरह होते हैं। वे फैलते हैं, कॉपी होते हैं और खुद को दोहराते हैं। जो मेम सबसे ज्यादा आकर्षक होता है वही ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, ठीक उसी तरह जैसे मजबूत जीन पीढ़ी दर पीढ़ी फैलते हैं। उदाहरण, ओम शांति ओम का डायलॉग। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो, वंदे मातरम जैसे राष्ट्रवादी नारे, या बिग बॉस का एक मजाकिया क्लिप, ये सब मेम्स हैं जो हमारे दिमागों में रहते हैं और दूसरों तक पहुंचते हैं। अगर किसी मेम में ताकत है तो वह वायरल हो जाता है, बिल्कुल जीन की तरह। कैसे फैलते हैं मेम्स? जबान के जरिए, टीवी, सोशल मीडिया, किताबों के जरिए, और कभी कभी तो बस एक इमोशन देखकर भी मेम फैल जाता है। क्लासिक उदाहरण, कोई बच्चा मंदिर में जाता है और देखता है कि सब लोग घंटी बजा रहे हैं, वो भी बजा देता है बिना सोचे। घंटी बजाना एक मेम है, क्योंकि वह व्यवहार एक दिमाग से दूसरे दिमाग में कॉपी हो गया। सेल्फिश मीम क्या होता है? जैसे जीन खुद को बचाने के लिए सेल्फिश होता है, वैसे ही कुछ मेम्स भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमारे दिमाग और संस्कृति का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, अगर तुमने ये मैसेज 7 लोगों को नहीं भेजा तो दुर्भाग्य आएगा। ये एक सेल्फिश मीम है जो डर का इस्तेमाल करके खुद को फैलाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कुछ विचार, आपकी पसंद, यहां तक कि आपका धर्म या रीति रिवाज, शायद ये सब आपने खुद नहीं चुना बल्कि आपको ट्रांसफर किया गया? क्या हो अगर हम खुद नहीं बल्कि हमारे अंदर के मेम्स सोच रहे हों? अगर आपकी सोच भी एक मेम है तो असली आप कहां हैं? नतीजा, जीन शरीर के अंदर फैलते हैं, मेम्स दिमाग और समाज में फैलते हैं, और दोनों की एक ही फितरत है, खुद को जिंदा रखना, चाहे जैसे भी हो। तो अगली बार जब कोई विचार आपके दिमाग में आए तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरी सोच है या किसी और का मीम? 7. कंपटीशन बनाम कोऑपरेशन। आपने सुना होगा, जंगल का नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगा। लेकिन अब सोचिए, अगर सब सिर्फ लड़ते रहे, कोई किसी की मदद ना करे, तो समाज, परिवार, टीम, ये सब कैसे बनते? फिर इंसान और जानवरों में कोऑपरेशन, सहयोग कहां से आया? रिचर्ड डॉकिंस इसका जवाब देते हैं, जीन भले ही सेल्फिश हों, लेकिन अगर साथ काम करना उनके अस्तित्व के लिए फायदेमंद हो तो वे सहयोग करना सीख जाते हैं। सेल्फिशनेस से कोऑपरेशन तक का सफर। सोचिए, 2 इंसान एक साथ शेर से बचते हैं। अगर वो दोनों मिलकर भागें या एक शोर मचाए और दूसरा भागे, तो उनके बचने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में जीन को फायदा हुआ, इसलिए ऐसे व्यवहार जीन में दर्ज हो गए। यही वजह है कि आपसी मदद, सहयोग, दोस्ती और टीम वर्क भी जीन की एक रणनीति हो सकती है। एवोल्यूशनरी गेम प्रिजनर्स डिलेमा। प्रिजनर्स डिलेमा एक मनोवैज्ञानिक गेम है जिसमें 2 लोग अगर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो दोनों को फायदा होता है, लेकिन अगर कोई एक धोखा दे दे
तो दूसरे को नुकसान होता है। जिन जीन ने मिलकर चलना सीखा उन्होंने लॉन्ग टर्म में ज्यादा सफलता पाई। इसलिए आज हम इंसानों में सहयोग करने की गहरी प्रवृत्ति पाई जाती है। समाज, परिवार और टीम वर्क की उत्पत्ति। परिवार में सहयोग क्यों होता है? क्योंकि एक दूसरे के जीन जुड़े होते हैं। समाज क्यों बना? क्योंकि मिलकर रहने से हर व्यक्ति का जीवित रहना आसान हो गया। टीम वर्क क्यों काम करता है? क्योंकि साझा प्रयास से रिजल्ट बेहतर आता है और जीन को बचाने का मौका बढ़ता है। यही कारण है कि इंसानों ने मैं से आगे बढ़कर हमको अपनाया। क्या आपने कभी किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के की है? अब सोचिए, क्या वो सच में निस्वार्थ थी? या कहीं आपके जीन को लगा कि इससे आपका सामाजिक सम्मान, भरोसा या रिश्ता मजबूत होगा? डॉकिंस कहते हैं, इवन द काइंडेस्ट एक्ट्स मे बी स्ट्रेटजीज रिटन बाय सेल्फिश जीन्स। मतलब दया, प्रेम और सहयोग, ये सब भी चालाकी से डिजाइन की गई रणनीतियां हो सकती हैं ताकि हमारा अस्तित्व टिका रहे। नतीजा, सेल्फिशनेस और कोऑपरेशन कोई विरोधी नहीं है। असल में सहयोग भी एक तरह का सेल्फिश तरीका हो सकता है। जब उसे अपनाने से जीन की सफलता के चांस बढ़ते हैं। तो अगली बार जब कोई बोले इतना मत सोच, बस मदद कर दे, तो मुस्कुराकर कहना, ये मेरे जीन ने सिखाया है। 8. इंसानी जिम्मेदारी। सोचिए, अगर कोई कहे मैं गुस्सैल इसलिए हूं क्योंकि मेरे जीन ऐसे हैं, या मैं बेवफाई करता हूं क्योंकि मैं जैविक रूप से ऐसा प्रोग्राम्ड हूं, क्या आप इसे एक वैध बहाना मानेंगे? शायद नहीं। डॉकिंस भी यही कहते हैं। सेल्फिश जीन का मतलब यह नहीं कि हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। हम सिर्फ जीन के गुलाम नहीं हैं। रिचर्ड डॉकिंस साफ कहते हैं, हम वो एकमात्र प्राणी हैं जो अपने जीन को समझ सकते हैं और उनके खिलाफ जा सकते हैं। यानी हमें यह पता है कि हमारे भीतर सेल्फिश प्रवृत्तियां हैं, लेकिन हमारे पास है सोचने की ताकत, सच और झूठ को पहचानने की समझ, नैतिकता, मोरालिटी और सबसे जरूरी चुनाव की आजादी, फ्री विल। एग्जाम्पल से समझिए, अगर किसी को यह पता हो कि वह लालची है क्योंकि उसके जीन उसे ज्यादा संसाधन जमा करने को प्रेरित करते हैं, तो क्या वो अपने लालच को काबू नहीं कर सकता? कर सकता है, क्योंकि हम अपने व्यवहार को ऑब्जर्व और करेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास वह चेतना, कॉन्शियसनेस है जो किसी और जीव के पास नहीं है। इंसानियत का असली टेस्ट, सच्ची इंसानियत तब होती है जब हम जानते हैं कि भीतर सेल्फिशनेस है, लेकिन फिर भी हम दया चुनते हैं, सहयोग चुनते हैं और जिम्मेदारी उठाते हैं। यही हमें जानवरों से अलग बनाता है। क्या आप अपने हर काम का दोष अपने स्वभाव, अपब्रिंगिंग या जीन पर डालते हैं? या क्या आप उन कामों के लिए जिम्मेदारी उठाते हैं जिनमें सुधार किया जा सकता है? यही सवाल हमारे नैतिक विकास का असली मापदंड है। सेल्फिश जीन को चुनौती देना ही इंसान का कमाल है। डॉकिंस मानते हैं कि हम वो प्रजाति हैं जो कह सकती है, मैं अपने जीन की नहीं सुनूंगा, मैं सही करूंगा, भले ही मेरे भीतर कुछ और कह रहा हो। यही सोच करुणा को जन्म देती है, यही सोच अहिंसा का रास्ता दिखाती है, और यही सोच इंसान को जानवरों से ऊपर खड़ा करती है। नतीजा, हमारे भीतर सेल्फिश जीन है, लेकिन हमारे पास एक सेल्फलेस सोच भी है, और जिंदगी इसी संतुलन का नाम है। तो अगली बार जब कोई कहे मुझे तो ऐसा ही बनाया गया है, तो आप कह सकते हैं, हां, लेकिन बदलना तुम्हारे ही हाथ में है। तो दोस्तों, अब जब आपने देखा कि कैसे हमारी हर भावना, हर रिश्ता, हर निर्णय के पीछे एक गहरी जैविक कहानी चल रही है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ जीवित जीन के गुलाम हैं? नहीं। डॉकिंस का मैसेज यही है, जानकारी जिम्मेदारी लाती है। हमें यह समझ आ गया कि हमारे अंदर सेल्फिश जीन है, लेकिन हमारे पास है चुनाव करने की शक्ति, सोचने की आजादी और एक नैतिक ज़मीर। आप वो इंसान हैं जो अपने जीन को समझ सकता है और अगर जरूरत पड़े तो उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है। यही असली इंसानियत है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके भीतर कौन सा मीम या जीन ड्रिवन बिहेवियर सबसे ताकतवर है। आगे ऐसी ही किताबों की गहराई में उतरते रहेंगे। फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, आपके अंदर जो छुपा है वो सिर्फ जीन नहीं, जिम्मेदारी भी है।